लेट्स स्टार्ट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छी तरीके से होंगे। मैं चेतन मैम आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, मैं आज उसे पढ़ाऊंगी। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको अपने सिलेबस के बारे में, जो कि आपकी बुक भी है और आपके सिलेबस भी है जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, तो उसके बारे में मैं आपको आज पूरा विस्तार पूर्वक समझाऊंगी, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमारी बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस की बुक का नाम है। अब हम उसके बाद में अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस में जो सिलेबस दिया है वो यूनिट 8 में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो हम यूनिट फर्स्ट से आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानकारी दे दें, जिससे कि आपको पूरी बुक जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, जो कि आपके क्वेश्चन आंसर चलेंगे वो भी समझ में आ जाए। तो फर्स्ट यूनिट में हमारा जो है वो दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति, विकास एवं राजनीतिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ। अब देखिए, जैसे कि हमारी बुक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान, तो सबसे पहले तो हमारे आंदोलन शुरू हुए, आंदोलन की उत्पत्ति हुई, जैसे कि फर्स्ट यूनिट में बता रखा है। फिर उसके बाद में उसका विकास हुआ, राजनीतिक संस्कृतियाँ आई और प्रवृत्तियाँ शुरू हुई। तो राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति जो है वो 19वीं शताब्दी में, जिसे पुनर्जागरण युग भी कहा जाता है, उस टाइम पे हुई थी, और जिसमें सामाजिक और धार्मिक समाज सुधारक आए, जैसे कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। उसी टाइम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, उसी टाइम थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। तो इस तरीके से आपके धार्मिक और सामाजिक समाज सुधारकों ने आंदोलन की उत्पत्ति करी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा विकास होता चला गया। अब उसके बाद में हम यूनिट सेकंड में आते हैं, जिसमें कि हमारा यूनिट सेकंड में जो टॉपिक दिया हुआ है वो है संवैधानिक विकास के चरण, संविधान का निर्माण और नागरिकता। तो सबसे पहले हम संवैधानिक विकास के चरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि संविधान की तरफ ले जाते हैं कि संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई, कि संविधान बनाने की तरफ हम आगे कैसे बढ़े। उसमें 4 चरण हैं। चारों चरण को पढ़ने के बाद हमारा संविधान का निर्माण होता है। संविधान का निर्माण कैसे होता है, कैसे उसे बनाने में क्या क्या स्टेप लगते हैं, और उसके बाद में कैसे हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद में हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि भाग 2 में, और 5 से 11 भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक हम नागरिकता से संबंधित सारी बातों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो हमारा यूनिट 3 दे रखा है उसमें दिया हुआ है मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो संबंधित हैं वो एक व्यक्ति से संबंधित हैं। मूल संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या दी हुई है वो 7 है, लेकिन एक मूल अधिकार हमारे संविधान से हटा दिया गया है, वो है संपत्ति का अधिकार। और जो ये अधिकार दिए हुए हैं वो नागरिक के जीवन से, स्वतंत्रता से और विकास से संबंधित हैं। अगर ये अधिकार नागरिकों को ना मिलते तो उसमें नागरिक का कोई विकास नहीं हो सकता था। अब उसके बाद में जो हम मूल अधिकार पढ़ेंगे वो हमारे हैं भाग 3 और अनुच्छेद 12 से
35 तक हम मूल अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि राज्य से संबंधित हैं। मूल, मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार जो हैं वो व्यक्ति से संबंधित हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो राज्य से संबंधित हैं। और ये भाग 4 में है 35 से लेकर 51 अनुच्छेद तक हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये हमारे मूल संविधान में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के अकॉर्डिंग ये हमारे मूल संविधान में जोड़े गए और इनकी संख्या है 11। और ये भाग 4 क में अनुच्छेद 51 ए में हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब हमारी जो है तीसरी यूनिट खत्म हो चुकी है, उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। अब हम आते हैं यूनिट 4 पे जिसमें दिया गया है मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में संबंध। मूल अधिकार जो हैं हमारे वो हमारे व्यक्ति से संबंधित हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो हमारे राज्य से संबंधित हैं। दोनों में संबंध कैसा है इसके बारे में हम अपने टॉपिक में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा आता है यूनिट 5 जिसमें दे रखा है संघीय व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। देखो बच्चों, जो हमारी कार्यपालिका है, हमारी जो कार्यपालिका है वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है हमारी नाम मात्र की कार्यपालिका, एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है उसमें राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है और वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। तो संघीय व्यवस्थापिका जो हमारा संघीय विधानमंडल है उसमें जो कार्यपालिका है एक नाम मात्र की और एक वास्तविक, हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे अपने यूनिट 5 में। उसके बाद में यूनिट 6 में हमारा दे रखा है विधानसभा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको संघीय व्यवस्थापिका के बारे में बताया कि कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, उसी प्रकार राज्य में भी कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक नाम मात्र और एक वास्तविक, जिसका अध्यक्ष राज्यपाल होता है और वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। इसके बारे में हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी आती है यूनिट 7 जिसमें हम सर्वोच्च न्यायालय जो हम अनुच्छेद 124 के अंतर्गत पढ़ेंगे। अनुच्छेद 124 में कि सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या कार्य हैं। 124 के अंतर्गत ये बताया गया है कि हमारे मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी जिसमें याचिकाएं कैसे डाली जाती हैं, न्यायिक पुनराविलोकन कैसे होता है, जनहित याचिका जो PIL से संबंधित है और उसमें न्यायिक सुधार कहाँ तक हो सकता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे यूनिट 7 में। अब सबसे लास्ट में हमारी जो यूनिट आ जाती है यूनिट 8, उसमें हम भारत में संघवाद में हमारे केंद्र और राज्य से संबंधित विषय आएंगे कि किस प्रकार ये केंद्र और राज्य से संबंधित हैं, या वाद विवाद का विषय है या संबंध का या विपरीत का या जो भी विषय है उसके बारे में हम यूनिट 8 में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम आएंगे निर्वाचन आयोग पर। सारी चीज़ें देखने के बाद हम निर्वाचन आयोग पे आएंगे जिसे हम अनुच्छेद 324 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जो थी हमारा बुक का सिलेबस था जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया है। अब जो हमारी अगली क्लास चलेगी वो फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उससे संबंधित होगी। और क्वेश्चन भी मैं बता दूं, जैसे कि हमारा फर्स्ट यूनिट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति, तो उसमें एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उत्पन्न होने के कारण क्या थे, कि किस प्रकार आंदोलन की शुरुआत हुई, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो उस विषय में हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे।
और मैं आशा करती हूँ कि आज जो आपको सिलेबस है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहाँ से दबो।